पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का 7वां इकाई जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, ये लेसन बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन है ना। थ्योरी थोड़ा सा ज़्यादा है और चूँकि लेसन बहुत बड़ा है तो क्वेश्चन भी ज़्यादा ही आता है। यहाँ से लगभग 11 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा आपका। पिछले साल जब कोरोना काल था तो इसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन किया गया था क्योंकि बहुत सारा कंटेंट जो है स्किप कर दिया गया था। लेकिन इस साल आपको जो है पूरा इसमें सिलेबस को क्या करना है, कवर करना है और लगभग 11 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी लेसन से पूछा जाएगा। ठीक है, और लेसन में अगर ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और इसके लिए आपको जो है सभी टॉपिक को अच्छे से जो है क्लियर करना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, हम इससे पहले जो भी क्लास था उस क्लास में हम जो है जो भी पी ब्लॉक के जो तत्व पढ़ रहे हैं जिसमें हम 15वें समूह के तत्व पढ़ रहे हैं। कौन से समूह? 15वें समूह, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ को रखा गया है। तो इनका हम भौतिक गुण देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? भौतिक गुण। और भौतिक गुण में लगभग 5, 6, 7, 8 जो भी भौतिक गुण हैं वो हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। इससे पहला वाला जो क्लास था उसमें हम जो है ऑक्सीकरण जो होता है उससे रिलेटेड बात किए थे। और ऑक्सीकरण में मैं आपको बताया था कि पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, अर्थात एक ऑक्सीकरण ना दिखा के बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 2 प्रकार का दिखाता है, ये -3 भी दिखाता है और कंडीशन के हिसाब से +5 भी दिखाता है। ठीक है, और इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन भी बनता है जो क्वेश्चन आपको क्या बोलते हैं पेपर में पूछा जाता है। मैं थोड़ा सा उसका जिक्र कर देता हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है NCl5 नहीं बनता है, NCl5 नहीं बनता है, NCl5 नहीं बनता है, लेकिन PCl5 बनता है, PCl5 बनता है। ऐसा क्यों? ये क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, ऐसा क्वेश्चन आता है जो वहाँ पर दिया गया है। तो PCl5 बनता है, NCl5 नहीं बनता है, जबकि दोनों के दोनों क्या होता है, हमारा उसी वर्ग के तत्व होता है। पहले नाइट्रोजन आता है फिर फास्फोरस आता है और बोल रहा है कि ये NCl5 नहीं बनाता है, PCl5 बनाता है। ऐसा क्यों? तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन की अगर हम बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है और फास्फोरस की बात करूं तो परमाणु क्रमांक 15 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और एक कितना होता है 2p3 होता है। और इसकी बात करूं तो 1s2 2s2 2p है ना 2p6 होता है। तो 1s2 2s2 2p कितना हो गया 6 3s2 और आपका 3p3 होता है। तो हम दोनों में देख रहे हैं तो दोनों में आपको कुछ अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, हमारा 3s और 3p है और यहाँ पर आपका क्या है 2s और आपका 2p है। आपको पता है आगे 2d होता नहीं, आगे 2d होता नहीं है, आगे जो है 2d नहीं होता है। ठीक है, जबकि इसमें आगे क्या होता है 3d होता है, इसमें क्या होता है 3d होता है। 3d होने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो NCl5 जगह इनका कितना खाली है। लास्ट में अगर हम बात करें संकरण का तो इसका 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में आपका 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो आप। इसके अंतिम में 3 और s में क्या है 2। 2d होता नहीं, 2d होता नहीं है। तो हमको जो है 5 जगह की आवश्यकता है क्योंकि NCl5 बनाएगा तो क्लोरीन के आने के लिए 5 जगह क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। जबकि हमारे खाली जगह की बात करें तो केवल कितना है 3 है, खाली जगह की बात करें तो केवल कितना है 3 है। और क्लोरीन आएगा कितना 5, तो 5 जगह के लिए क्या होना चाहिए, हमको जगह उपलब्ध कराना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो आ नहीं पाएगा वो, यहाँ पर क्लोरीन आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा भरा हुआ है और 3 जगह खाली है। तो उस स्थिति में NCl3 बन सकता है, NCl3 बनता है, बट 5 के लिए जगह नहीं है क्योंकि 3 आएगा, 3 क्लोरीन आएगा, यहाँ पर 3 क्लोरीन आसानी से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और NCl3 बनाएगा। बट 5 के लिए जगह नहीं है और आगे हम उत्तेजित कर भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आगे जगह ही खाली नहीं है, 2d होता ही नहीं है, तो आगे उत्तेजित नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि NCl5 नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि N के पास रिक्त d कक्षक नहीं पाया जाता है, रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है और इस वजह से आने वाले क्लोरीन के लिए उसके पास उपलब्ध जगह नहीं होता है। इस वजह से NCl5 नहीं बनाता है।
PCl5 बनाता क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर दिया है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और ये हमारा 3p में दिया है आपका 3 इलेक्ट्रॉन। हाँ, 3p में कितना दिया है हमारा 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आगे तो 3d कक्षक क्या है, खाली है, पूरा संकरण के आधार पर पूरा क्या है, खाली है। मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के कहाँ जा सकता है आपका, वो 3d में जा सकता है, क्योंकि अपने ही कक्षा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के यहाँ पर चला जाता है और उस स्थिति में देखो 5 जगह खाली हो गए, 1 2 3 4 और 5, और वो सबके सब अयुग्मित है, इसलिए 5 क्लोरीन बुलाएगा और उन 5 क्लोरीन के साथ क्या कर लेगा, ये जुड़ जाएगा, अतिव्यापन कर लेगा और फिर PCl5 का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। इस वजह से ये क्या बनाता है, PCl5 बनाता है। तो एक क्वेश्चन आता है ये वाला कि NCl5 नहीं बनता है, PCl5 बनता है, क्यों? अगर इसको बड़ा क्वेश्चन में कर दे 3 नंबर में तो पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा कि NCl5 नहीं बनता है, PCl5 बनता है। वजह ये होता है कि NCl5 में रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है, इस वजह से वो NCl5 नहीं बनाता है। ठीक है, और उसके बाद बता देना कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक इतना होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये देख रहे हैं इसमें 2d कक्षक की कमी है, इस वजह से NCl5 नहीं बनाता। ये है हमारा PCl, है ना, ये फास्फोरस है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, इसमें उत्तेजित हो सकता है, इसलिए वो PCl5 बनाता है। तो पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और 1 नंबर में पूछेगा तो कोई टेंशन नहीं है, आप लिख सकते हैं NCl5 नहीं बनता है क्योंकि इसमें रिक्त डी कक्षक नहीं पाया जाता है, PCl5 बनता है क्योंकि उसमें रिक्त डी कक्षक क्या होता है, पाया जाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है भाई। ठीक है, तो ये उस पर था, तो हमने चर्चा कर दिया, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे भाई। आगे हम गुण पढ़ेंगे, वो है अक्रियुग्म प्रभाव। क्या है हमारा, अक्रियुग्म प्रभाव। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है ना, क्योंकि इसको कई बार पूछा है। ठीक है, आपका बोर्ड कई बार पूछ चुका है। तो अक्रियुग्म प्रभाव होता क्या है ना। तो अक्रियुग्म प्रभाव का मतलब ये है, वैसे आपको पता है, क्या पता है, मैं समझा देता हूँ फिर लिख दूंगा, वैसे आप लिख लेंगे तो भी अच्छा है। ठीक है, आपको पता है हम 15वें समूह के तत्वों की बात कर रहे हैं, और इनके अंतिम कक्षक में देखें तो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब किसी भी इसके अंतर्गत आने वाले 15वें समूह के अंतर्गत आने वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो अंतिम में क्या होता है, S में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और P में 3 इलेक्ट्रॉन आता है। मैं नंबर लिख दिया हूँ ना, नंबर चेंज होते रहता है, कक्षा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, S में 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, P में आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, तो नियमतः इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण या तो क्या होना चाहिए हमारा +3 +5, या क्या होना चाहिए हमारा ये आपका -3 होना चाहिए। ठीक है, तो इस स्थिति में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए आपका, या तो बोल सकते हैं -3, या तो क्या होना चाहिए +5 होना चाहिए, या हम +3 भी बोल सकते हैं, होना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि जैसे जैसे क्या होता है, समूह में ऊपर से विषमत की ओर क्या किया जाता है, बढ़ा जाता है, तो उस स्थिति में +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही आपको ज़्यादा क्या होता है, देखने को मिलता है ना। +5 ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाता है, आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में है ना आपको +3 ही देखने को मिलता है। तो ये देखा गया है कि जैसे जैसे क्या किया जाता है, ऊपर से नीचे आया जाता है, वैसे वैसे आपका इसका NS कक्षक का इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, केवल क्या होता है, P कक्षक का हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वही बंध बनाने में भाग लेता है। इस कारण से ऊपर से नीचे आने पर नीचे वाले जो तत्व होता है वो आपका +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रभाव होता है, यही प्रभाव आपका क्या कहलाता है, अक्रियुग्म प्रभाव कहलाता है। और इसमें से जो S कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वो अक्रियुग्म के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जाना जाता है, अक्रियुग्म के नाम से जाना जाता है। यही आपका अक्रियुग्म प्रभाव है। आपको क्या लिखना है, यही लिखना है कि P जो 15वें समूह के जो तत्व होते हैं उसके S कक्षक में क्या होता है, हमारा अंतिम जो कक्षा होता है उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नियमतः उसको +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन ये देखा गया है कि ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब नाइट्रोजन से विषमत की ओर बढ़ते हैं तो केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो है आपका जो NS कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, केवल और केवल आपका क्या होता है, P कक्षक का इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, बंध बनाने में भाग लेता है। यही वजह है ना,
कि ये +3 आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और यही प्रभाव क्या कहलाता है, आपका अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। तो ये हो गया अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। और इसी को आपको थ्योरी में क्या करना है, लिखना है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, थ्योरी लिखते हैं। ओके, तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये 15वें समूह के, है ना, तत्व में या 15वें समूह के तत्व के बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश, ठीक है। बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में NS में 2 इलेक्ट्रॉन, में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में, है ना, इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा सा मोटिवाइट कर देते हैं, फिर लिखते हैं। तो 15वें समूह के तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है ना, क्या होता है हमारा, NH2 और NH2 NP3 होता है, जिसमें इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन और P कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इन्हें +3 और +5 आक्सीकरण अवस्था दर्शाना चाहिए। लेकिन यह देखा गया है कि नाइट्रोजन से कहाँ तक, बिस्मथ की ओर, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर, नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर केवल +3 आक्सीकरण अवस्था ही स्थायी होता है, ठीक है। अध्ययन से पता चला है कि समूह में नाइट्रोजन से बिस्मथ की ओर बढ़ने पर NS का इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, केवल NP कक्षक या हम बोल सकते हैं SP कक्षक, केवल P कक्षक का इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेता है।
है ना। यही अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। यही अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है तथा NH2 का इलेक्ट्रॉन अक्रिय युग्म कहलाता है। अक्रिय युग्म कहलाता है। तो इतना आपको अगर आता है तो लिखना है, थ्योरी आप रटना मत, अब बस ये समझना, ठीक है, कि बोला क्या जा रहा है। ठीक है, तो हमने बोला ना कि 15वें समूह के तत्वों के अंतिम कक्षक में, है ना, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नियमतः इसको +3 और +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन से हम किधर की ओर बढ़ते हैं, बिस्मथ की ओर बढ़ते हैं, तो केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। इसका वजह ये होता है कि ऊपर से नीचे आने पर हमारा जो S कक्षक होता है, NS कक्षक होता है, इसका जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, केवल P कक्षक इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है बंध बनाने में। और यही आपका क्या कहलाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। और NS का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अक्रिय युग्म के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से अक्रिय युग्म प्रभाव को क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो यही इसमें से ज़्यादा क्या है आपका इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल क्या है, सरल है। ये प्रायोगिक तथ्य है भाई, है ना। ये हमारा बात यहीं पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो इसको आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए 9वें नंबर के पास चलते हैं। धात्विक लक्षण, इसमें कुछ लिखना नहीं है, आपको पता है कि धात्विक लक्षण किस में होता है। ये हो गया न्यूज़ पेपर आज सब बिक गया। इसको मैं पहले बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन और जो फास्फोरस होता है ये अधात्विक गुण को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करूं तो ये आपका उप धातु वाला गुण को क्या करता है, आपका दर्शाता है। और अगर मैं लास्ट वाला की बात करूं, किसका, बिस्मथ का, तो ये जो बिस्मथ होता है ये आपका धात्विक गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसके धातु लक्षण को बता सकते हैं। तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, आगे और है हमारा अपरूपता। ठीक है, अपरूपता क्या होता है भाई, अगर प्रकृति में कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो वो उसका क्या होता है, अपरूपता कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ यदि प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो उसे अपरूपता कहते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ यदि प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो वह उसका अपरूप और यह प्रक्रिया है ना, यह उसका अपरूपता कहलाता है, बोल सकते हैं डायरेक्ट। यह उसका क्या कहलाता है, अपरूपता होता है, यह अपरूपता कहलाता है। तो अगर कोई प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जैसे आपने देखा है कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन क्या होता है, हमारा C होता है, लेकिन ये प्रकृति में आपके कई रूपों में क्या होता है, पाया जाता है। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, प्रकृति में कार्बन के रूप में पाया जाता है जिसे हम कोयला बोलते हैं, है ना। कार्बन तो है C हो गया, तो कार्बन प्रकृति में किस किस रूप में पाया जाता है, कोयला कार्बन है, जो आपका जो खदान वाला कोयला होता है वो क्या है, कार्बन है, इस रूप में पाया जाता है। हीरा की बात करें, हीरा हमारा क्या है, कार्बन है, ठीक है, वो भी और जो है उस रूप में पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन जो होता है, एक और होता है फुलरीन, ये क्या होता है, फुलरीन, ये सब 11th का है। तो कार्बन देखो प्रकृति में 4 रूप में पाया जा रहा है, ठीक है, फुलरीन के रूप में, फुटबॉल जैसी संरचना होती है, कोयला के रूप में, हीरा के रूप में और ग्रेफाइट के रूप में। तो यदि कोई पदार्थ प्रकृति में एक से अधिक रूपों में पाया जाता है वही अपरूपता कहलाता है। तो उसी तरीक़ा से हमारे जो क्या बोलते हैं, जो नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य हैं, अर्थात यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी
और अगर हम बिस्मथ की बात करें तो इनमें भी क्या होता है, अपरूपता का क्या होता है, गुण पाया जाता है। जैसे इसमें मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस जो होता है वो कई रूपों में पाया जाता है। ये आपका लाल फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, ये आपका काला फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, ये आपका सफ़ेद फास्फोरस के रूप में क्या होता है, प्रकृति में पाया जाता है। तो फास्फोरस के कितने अपरूप हैं हमारा, फिलहाल 3 अपरूप है, लाल, काला, सफ़ेद, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सफ़ेद। हम एंटीमनी की अगर बात करते हैं, है ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, आपका अल्फ़ा, बीटा, इस प्रकार से गामा आपको एंटीमनी क्या होता है, देखने को मिलता है। इसमें देखें तो स्लेटी, है ना, स्लेटी आर्सेनिक होता है, काला आर्सेनिक होता है, ये सब आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से हमारी क्या होती हैं, 15वें समूह के जो तत्व होते हैं इनमें क्या होता है, अपरूपता देखने को मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपरूपता इसमें होता है वो किसका होता है भाई, हमारा वो होता है हमारा फास्फोरस का। ठीक, किसका होता है, फास्फोरस का। तो इसमें फ़िलहाल और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से क्या होती है, अपरूपता आपको देखने को मिलती है। चलिए 11वां नंबर के पास चलते हैं, श्रृंखलन। श्रृंखलन होता क्या है, श्रृंखलन का मतलब होता है जब एक ही परमाणु के या जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु, जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाता है, तो वो उनका ये गुण क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है। एक ही तत्व के ना एक से अधिक परमाणु, है ना, एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु, है ना, अगर आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना ले तो वो आपका श्रृंखला कहलाता है। तो लिख सकते हैं आपका, है ना, जब 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 एक ही तत्व के जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, निर्माण करने का गुण रखता है, करने जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने, है ना, लंबी श्रृंखला, है ना, बनाने का गुण, जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाने के गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रृंखलन कहते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा श्रृंखलन का गुण कार्बन में होता है ना, तो जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ कर एक लंबी श्रृंखला बनाने के गुण रखते हैं वो श्रृंखलन कहलाते हैं। और उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे कार्बन का क्या होता है, लंबी श्रृंखला होता है। जैसे एक कार्बन है तो ऐसे बहुत सारे कार्बन परमाणु होंगे और एक कार्बन परमाणु क्या करते हैं, इस प्रकार से जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला का क्या करते हैं, आपका निर्माण करते हैं। ये श्रृंखलन कहलाता है और सबसे ज़्यादा श्रृंखलन गुण कार्बन होता है। वैसे श्रृंखलन का गुण हमारे इधर आपका 15वें समूह में होता है। जैसे एक होता है N2 और एक होता है H4, इसको बोलते हैं आपका हाइड्रोजन, इसका नाम क्या है हमारा, हाइड्रोजन। उसी प्रकार हम बात करें P2H4 डाईफॉस्फीन बोलते हैं, डाईफॉस्फीन। तो ये डाईफॉस्फीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इसमें श्रृंखला का गुण होता है कैसे, तो यहाँ पर होता है नाइट्रोजन और इसके बाद NH2 और NH2, तो लंबा नहीं होता है बट श्रृंखलन का गुण होता है। उसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, फास्फोरस, ठीक है, ये फास्फोरस कर देंगे तो ये हो जाएगा PH2 और ये हो जाएगा PH2। तो इस प्रकार से श्रृंखलन का गुण इसमें भी थोड़ा बहुत देखने को क्या होता है, मिलता है। तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बंध के प्रकार, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, बंध के प्रकार कुछ नहीं है। बंध आप जानते हैं 2-3 प्रकार का बंध होता है। सहसंयोजी बंध होता है, आयनिक बंध होता है ना, उपसहसंयोजी बंध होता है। तो फिलहाल अगर हम नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की बात करें जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या होता है हमारा बिस्मथ को रखा गया है, तो इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले जितने भी हमारे क्या होते हैं
ये जो तत्व हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका सहसंयोजी यौगिक का क्या करते हैं, मुख्यतः निर्माण करते हैं। कौन से यौगिक, हमारा सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें और ज़्यादा कुछ ऐसा लंबा चौड़ा खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बस ये बोल सकते हैं कि 15वें समूह के जो भी तत्व होते हैं वे तत्व किसी अन्य तत्वों के साथ जो है ज़्यादातर हम सहसंयोजी यौगिक का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस होगा जिसमें वो आयनिक बंध बना सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वो सहसंयोजी बंध का ही क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो इसमें आपको इतना ही करना है, कुछ करने की ज़रूरत और नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका भौतिक गुण, है ना। और भौतिक गुण में लगभग हमने 10, 11, 12 पढ़ा, ठीक है। और ये आपका जो भौतिक गुण पढ़ा हमने, उनमें से कुछ आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे हमने वहाँ NCl5 नहीं बनता है, PCl5 बनता है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड क्लास में आने की क्या है, ज़्यादा संभावना है। क्या होता है, कैसा होता है, हमने बता दिया। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, ये भी हमने क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है। तो ये 2-3 उसमें कम से कम पॉइंट क्या करना है, आपको याद में रखना है। आगे हम रासायनिक गुण के बारे में देखने वाले हैं। किसके बारे में भाई, रासायनिक गुण, ठीक है। रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण में क्या क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसको हमको देखना है, ठीक है। तो रासायनिक गुण मतलब रासायनिक क्रियाशीलता से हम इसका शुरुआत करेंगे। इसमें जो भी है रिएक्शन देखने को मिलता है। रिएक्शन का मतलब होता है, अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब दो प्रकार के यौगिक, दो प्रकार के अणु, दो प्रकार के परमाणु जब आपस में मिल जाते हैं और एक तीसरा गुण वाले एक नए अणु का या यौगिक का निर्माण करते हैं या पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही रासायनिक अभिक्रिया होता है और उसको हम लोग रासायनिक गुण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो रासायनिक गुण में पहला इसमें पॉइंट दिया है, वो है हमारा रासायनिक क्रियाशीलता। इसकी बात करते हैं, रासायनिक क्रियाशीलता। ये सब पूछता नहीं है, समझो खाली। रासायनिक क्रियाशीलता की बात करें तो 15वें समूह के जो तत्व हैं, कौन सा हमारा 15वें समूह के तत्व, है ना। 15वें समूह के तत्व बार बार आते रहेगा, जब तक पढ़ते रहेंगे। न्यूज़पेपर आज सब बिक गया, आपको याद हो जाएगा ऐसे भी। तो ये जो हमारे 15वें समूह के क्या है, हमारे जो तत्व हैं, फिलहाल हम देखें तो इन सब के अंतिम कक्षक में 3-3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3-3। जैसे मैं नाइट्रोजन को ही पकड़ता हूँ तो इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है। तो उस स्थिति में 1s2 2s2 और क्या होता है हमारा 2p3 होता है। तो ये वाला भाग की अगर मैं बात करूँ तो इस वाला भाग में हम देखें तो आपका 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p में अगर मैं बात करूं तो 2p में हमारा टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वाला है, जिसमें आपका क्या लिखते हैं, 2px लिखते हैं। एक को क्या लिखते हैं हम लोग, 2px हो गया, 2p क्या हो गया, y हो गया, और 2p क्या लिखते हैं, z लिखते हैं। तो ये जो 2p वाला जो जगह है या 2p वाला जो कक्षा है नाइट्रोजन का या फास्फोरस का, इसमें किसी का करेंगे, सब में ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, अर्धपूर्ण हो जाता है। अर्धपूरित है, देखो अर्ध क्या है, पूर्ण हमारा कक्षक पाया जाता है। और जिसमें अर्धपूर्ण कक्षक या पूरा भरा हुआ कक्षक क्या होता है, पाया जाता है, उसका स्थायित्वता क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। और जिसका स्थायित्व तो बढ़ गया, उनकी क्रियाशीलता क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि 15वें समूह के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये कम क्रियाशील होते हैं। कम क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। ये कम क्रियाशील होते हैं। कौन, 15वें समूह के तत्व। तो 15वें समूह के तत्व कम क्रियाशील क्यों होते हैं, उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया कि 15वें समूह के तत्वों की अगर हम अंतिम कक्षक की बात करें तो अंतिम कक्षक में क्या होता है, एस में पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन भरा है, मतलब पूरा पूर्ण कक्षक होता है। पी में क्या होता है, हमारा आधा भरा हुआ है, मतलब वो अर्धपूर्ण होता है। और केमिस्ट्री ये कहता है कि जो अर्धपूर्ण कक्षक है और पूर्ण कक्षक है वो अन्य कक्षकों के अपेक्षा ज़्यादा स्थायी होता है, अर्थात उनकी क्रियाशीलता कम होता है। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति आपको 15वें समूह के तत्वों में देखने को मिल रहा है, इसलिए 15वें समूह के तत्व की जो क्रियाशीलता होता है वो बहुत कम होता है। हाँ, अलग चीज़ है कि वो आपका कुछ ताप दे करके, कुछ दाब दे करके हम इसको क्रिया करा सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। अब ज़बरदस्ती किसी को चकते रहोगे भाई हैं तो क्रिया करेगा ही ना। तो वैसा ही है, हम ऐसे नॉर्मल स्थिति में देखें तो कोई क्रियाशीलता प्रदर्शित नहीं करता है। बट अगर उसको ताप दाब दें तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है। जैसे फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस से आतिशबाजी में प्रयोग किया जाता है, फटाका बनाया जाता है।
फास्फोरस से क्या बनाया जाता है, फटाका बनाया जाता है। तो फटाका भाई क्रियाशीलता नहीं है तो फूटेगा कहाँ, लेकिन फास्फोरस फूटता है, ठीक है, बम है समझो, है फटाका है मतलब बम है, किसी के सामने फोड़ दोगे तो कान वान का पर्दा फाट जाएगा, है नहीं, तो वैसा है। तो ये क्यों होता है, तो ताप दाब दिया जाता है, इसको ज़्यादा ताप में इसको गर्म किया जाता है, फिर इसको कागज़ में रस्सी में लपेट करके उसको वैसे ही बनाए रखता है, जिसको थोड़ा सा चिंगारी पड़ने से क्या हो जाता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। तो ये कम नहीं होते हैं ये लोग भी, लेकिन कंडीशन के हिसाब से अपना गुण को क्या करते हैं, बदल देते हैं। नॉर्मल स्थिति में ठीक होते हैं। फास्फोरस तो आपके घर के माचिस में रहता है भाई, किस में रहता है, आपका घर का जो माचिस देखे हैं ना, जिसमें हम रगड़ते हैं तो आपका आग उत्पन्न होता है, वो फास्फोरस है, लाल फास्फोरस है ना, वो दिक्कत नहीं है। जिसे आपका आग जल रहा है भाई, है तो कम खतरनाक हो सकता है, समझ सकते हो, लेकिन नॉर्मल स्थिति में कम क्रियाशील है, बट ताप दाब देने से इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाता है। तो ये कम क्रियाशील होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ये हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कुछ और आपको पहले पता है, जैसे नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन कैसा होता है भाई, द्विपरमाणु गैस है। कैसा है हमारा, द्विपरमाणु गैस है, ये सब पढ़ चुके हो आप, है ना। द्विपरमाणु गैस है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। चूँकि इसका समूह में सबसे छोटा आकार भी होता है, तो फिलहाल इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होता है। क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। और आप जानते हैं कि जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आपका दो प्रकार का बंध होता है, एक होता है सिग्मा और दो ठो होता है आपका पाई। तो इसमें एक सिग्मा और दो पाई का क्या होता है, बंध जो है पाया जाता है। तो क्रियाशीलता में फिलहाल इतना ही करते हैं और इसमें ज़्यादा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने बहुत सारा बात कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। दूसरा नंबर है हमारा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता, ठीक है। किसके प्रति भाई, हमारा हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता। हाँ, हाइड्रोजन के प्रति ये क्या होता है, हमारा क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन के प्रति क्रियाशीलता दर्शाता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके विभिन्न प्रकार के क्या बनाता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा भाई, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हमारा हाइड्राइड का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे अगर नाइट्रोजन क्रिया करेगा तो अमोनिया का निर्माण करेगा, फास्फोरस क्रिया करेगा तो फास्फिन का निर्माण करेगा, अगर हमारा आर्सेनिक क्रिया करेगा तो आर्सिन का निर्माण करेगा, अगर हमारा Sb क्रिया करेगा तो स्टूबिन बनाएगा, और अगर BH3 होगा तो ये बिस्मुथीन बनाएगा। तो इस प्रकार से सबके सब क्या करते हैं, हमारे हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, आपके क्रिया करते हैं, और क्रिया करके हाइड्रोजन के साथ बहुत सारे क्या करते हैं, हाइड्राइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। तो ये 5 तत्व है हमारे, और ये पांचों तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके इस प्रकार के क्या होते हैं, हाइड्राइड का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और सभी हाइड्राइड क्या होते हैं, आपके लुईस क्षार होते हैं भाई, क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। जैसे हम बात करें अमोनिया का, हम बात करें हैं फास्फिन का, ठीक है, ये हमारा क्या है, फास्फिन है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ आर्सिन का, मैं बात कर रहा हूँ स्टीबिन का, है ना, और मैं बात कर रहा हूँ बिस्मुथीन का। ये सब हमारे क्या होते हैं, लुईस क्षार हैं, क्योंकि सबके पास लोन पेयर आप क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो सारे के सारे क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं। क्या होते हैं, लेविस बेस होते हैं भाई। एक तो क्वेश्चन यही बन गया कि अमोनिया या फास्फिन या आर्सिन या स्टीबिन या बिस्मुथीन लुईस क्षार क्यों हैं, लुईस क्षार क्यों हैं, एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है, कि ये लुईस क्षार क्यों हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये सारे लुईस क्षार इसलिए है क्योंकि इसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है भाई, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है जो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, ये दिख रहा है, ये सब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, और इस वजह से ये सारे के सारे हमारे लुईस क्षार होते हैं। क्योंकि लुईस क्षार कहता है ना, या लुईस एक हमारा अम्ल क्षार अवधारणा है जो ये बोलता है कि जिनके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पाया जाता है, वो आपका क्या होता है, लुईस क्षार होता है। और सबके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसलिए सबके सब क्या होते हैं, लुईस क्षार होते हैं। तो एक क्वेश्चन यही बन गया आपका, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे भाई। चलिए अब हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ हम क्या करते हैं, बात देखते हैं, और वो है हमारा 15वें समूह के तत्वों के हाइड्राइडों का तुलनात्मक और बनाने की विधि, है ना, दोनों करेंगे, बनाएंगे भी और अध्ययन भी करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जनरली MH3 प्रकार का क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है, जो हम इससे पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। चलिए तो इसमें हम लोग जो है
15वें समूह के तत्वों का हाइड्रोजन के साथ क्या यौगिक बनता है, किस प्रकार से बनता है और उनके अंतर्गत कौन कौन से प्रक्रिया है जो हमारे लिए पढ़ने लायक है, वो पढ़ेंगे। तो अभी हम जो पढ़ेंगे ना वो जो है 15वें समूह तत्वों के गुण नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि 15वें समूह के तत्वों का हाइड्रोजन के साथ किस प्रकार से यौगिक बनाता है और उन हाइड्राइडों के क्या क्या गुण होता है, ये हम पढ़ेंगे। और यहाँ से बीच से कई क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। तो चलिए पहले हम बनाने की किसके पास चलते हैं, विधि के पास चलते हैं। किसके पास, बनाने की क्या देखेंगे हम लोग, विधि देखेंगे। ओके, बनाने की विधि में क्या होता है, चलिए हमारे पास तो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि हाइड्राइड होते हैं, जैसे NH3 PH3 है ना, उसके बाद ASH3, उसके बाद SbH3 और एक होता है हमारा BiH3। ये हमारे क्या होते हैं, सामान्यतः हाइड्राइड होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये ट्राई हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भाई, ट्राई हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे अभी देख रहे हैं सब में 3 है, 1 2 3 सब में 3 है। ये सब कौन सा हाइड्राइड है भाई, हमारे ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं, ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं। अब ये जो ट्राई हाइड्राइड होता है ये जनरली ट्राई हाइड्राइड बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी हाइड्राइड है जो बन सकते हैं। जैसे एक होता है हमारा N2H4, N2, ये होता है हमारा H4, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन, है ना, हाइड्राजीन कहा जाता है। और इसी प्रकार एक और होता है हमारा, कौन सा, ये होता है हमारा P2, है ना, H4 डाईफास्फिन, इसका नाम क्या है हमारा, डाईफॉस्फिन का भी निर्माण करता है। इसी प्रकार होता है हमारा H2H4 डाईआर्सिन बोलते हैं, इसका भी क्या करता है आपका, आर्सिन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं भाई, डाईआर्सिन, आर्सिन का निर्माण करते हैं। तो ये भी हमारे हाइड्राइड देखने को क्या होते हैं आपके मिलते हैं, ठीक है। चलिए हम किसके पास चलते हैं, बनाने की क्या करते हैं, विधि को देखते हैं। बनाने की विधि को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है भाई। बनाने की विधि में देखो कैसे बनता है ये सब। जैसे कुछ को हम लोग देखते हैं कौन बन सकता है। जैसे मेरे पास दिया है Ca, है ना, 3 और ये दिया है P2, Ca3 और क्या दिया आपका P2, कैल्शियम फास्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, कैल्शियम फास्फाइड। Ca3 और P2, कैल्शियम की संयोजकता 2 होता है, फास्फोरस की संयोजकता 3 होता है, तो उल्टा लिखे हैं। इसको हम पानी के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्रिया कराने से क्या होता है हमारा, ये आपको पता है, पानी टूटता है तो H+ आयन और OH क्या होता है हमारा, माइनस आयन में टूटता है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस, और ये होता है प्लस और ये होता है आपका माइनस। तो जो प्लस माइनस उसको पकड़ के निकाल दो, तो ये हो जाता है Ca और ये हो जाता है OH3। क्यों, क्योंकि इनकी संयोजकता अच्छा 2 होता है, तो 2 लिखेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल गया, कैल्शियम आए। अब क्या बचा है हमारा, फास्फोरस, क्योंकि आपको क्या बनाना है, फास्फिन बनाना है, तो ये बन गया। अब बैलेंस करो इसको, क्या करो, बैलेंस करो। कैसे बैलेंस करेंगे, कैल्शियम इधर 3 है, इधर हमारा 1 है, तो यहाँ पर हम 3 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। फास्फोरस इधर कितना है हमारा, 2 है, तो इधर गुणा कर दिए। हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये 6 से गुणा कर देते हैं। इस तरीक़ा से हमारा फास्फिन क्या हो जाता है, बन जाता है। तो ये फास्फिन बनाने का विधि हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखें तो यहाँ पर हम आगे भी अगर देखें तो और कई प्रकार के यौगिक इसमें हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, है ना। या जैसे मैं बता रहा हूँ जिंक है ना, जिंक की बात करें और यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ AH2 का, जिंक आर्सिन, अगर हम इसकी बात करते हैं और इसको अगर मैं HCl के साथ क्रिया करा देता हूँ, तो उस स्थिति में क्या होता है, ये हमारा प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है। तो इस स्थिति में क्या निकल जाता है, ZnCl2 निकल जाता है और आर्सेनिक हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, और आर्सेनिक जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके आपका AsH3 का निर्माण करता है। अब यहाँ पर बैलेंस किया जाए, क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। तो जिंक की संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, इसलिए हमने जिंक को राइट निकाल दिया। अब जिंक को बैलेंस कर दो तो 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो यहाँ पर 6 हो जाता है।
आर्सिन को 2 कर दो तो यहाँ 3 दूनी 6। तो इस तरीक़ा से आर्सिन क्या हो जाता है आपका बन जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगर हम कैल्शियम नाइट्राइड बोल देते हैं, मान लो यहाँ पर Ca3 और N2 की बात कर देता हूँ, और यहाँ पर लेने के पश्चात मैं क्या कर देता हूँ इसको, ये हो गया Ca3 और N2 कैल्शियम नाइट्राइड, और यहाँ पर मैंने फिर से वाटर ले लिया तो पहले जैसा ही बनेगा भाई, CaOH2 और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ से NH रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6। तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो नाइट्राइड है इसका 15वें समूह का वो बना सकते हैं। इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे आने वाले क्लास में हम लोग 15वें समूह के तत्वों की जो हाइड्राइड है उन हाइड्राइडों का क्या देखने वाले हैं, गुण देखने वाले हैं।